नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर और आप बात करेंगे 3 बजे की 3 बड़ी खबरों के बारे में। जहां पहली खबर दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई है, जहां दिल्ली ब्लास्ट में जांच एजेंसियां सुराग जुटाने में जुटी हैं। दूसरी खबर बिहार चुनाव से है, जहां दूसरे चरण के मतदान के लिए वोटिंग जारी है। वहीं तीसरी खबर बाराबंकी से है, जहां वंदे मातरम विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तो इन 3 खबरों पर हमारी नजर और विस्तार से आगे आपको बताएंगे कि आखिर दिल्ली धमाके मामले में साजिश किसकी है, अब तक क्या कुछ हाथ लग पाया है एजेंसीज के, तो बिहार चुनाव में किस तरीके से मतदान हो रहा है ये भी आगे आपको बताएंगे, और वंदे मातरम विवाद पर किस तरीके से अल्टीमेटम सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है वो भी आगे आपको बताएंगे। चलिए विस्तार से खबरों के बारे में जिक्र करते हैं। जहां सबसे पहली खबर दिल्ली से जुड़ी हुई, जहां दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां लगातार एक्शन मोड में हैं। जांच एजेंसियां हरियाणा से लेकर पुलवामा तक छापेमारी कर रही हैं। और इसी के साथ आपको बताते चले कि दिल्ली विस्फोट में अब तक 9 लोग मारे गए हैं, जबकि कई लोग घायल हैं। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि जो भी जिम्मेदार है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं, जल्द ही जांच रिपोर्ट सबके सामने होगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, रक्षा मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, लगातार प्रतिबद्धता जता रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले का खुलासा होगा और इसका जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में। क्योंकि जो इस तरीके से ये ब्लास्ट की साजिश रची गई, उससे पहले क्योंकि विस्फोटक बरामद होता है, फिर ब्लास्ट होता है, और इस ब्लास्ट के तार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में भी जुड़ रहे हैं, अब इन तमाम चीजों की जांच हो रही है। फिलहाल रक्षा मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ बोला, आपको सुनवा देते। सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। I extend my
heartfelt condolences to all those who lost their lives in the tragic incident that occurred in Delhi yesterday. I pray to God to grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. तो दिल्ली में ये जो धमाका हुआ है, आखिर किसकी साजिश है? इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है। जांच एजेंसियां इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगी हुई हैं। जगह जगह छापेमारी की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट की पूरी जो टाइमलाइन है वो हम एक बार फिर से आपको बताते हैं कि 10 नवंबर को लाल किले के पास कार धमाका होता है। शाम के करीब 6:52 हो रहा होता है और इस दौरान विस्फोट होता है और कम से कम इस विस्फोट में 9 लोग मारे गए हैं। इसकी और जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता पुनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, सीधा आपके पास आती हूं क्योंकि इस वक्त आप लखनऊ में मौजूद हैं जहां पर टीम्स छापेमारी कर रही हैं। क्या तस्वीरें हैं? सबसे पहले तो आप तस्वीरें दिखाइए। देखिए, राजधानी लखनऊ का लालबाग इलाका है जो कैसरबाग थाना अंतर्गत आता है। मुनादी बाजार चौकी क्षेत्र लगता है। डॉक्टर साहिब पकड़ी गई इसकी कार से यहाँ पर आए हैं क्योंकि डॉक्टर साहिब जो थी उसका लखनऊ कनेक्शन था, वो लखनऊ की रहने वाली थी। इसी एरिया में उसका आवास था। टीम लगातार यहाँ पर छापेमारी कर रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाने का प्रयास करें। देखिए, टीम के लोग हैं जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले वो एक मकान के अंदर में गए थे, कुछ इनपुट उनको मिले हैं। उनके साथ में लोकल पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। लालबाग एक ऐसा इलाका है जो राजधानी लखनऊ का हार्ट ऑफ द सिटी है, यानी कि बिल्कुल सेंटर पॉइंट में है। डॉक्टर साहिब जो जिसकी कार में फरीदाबाद में AK-47 पकड़ी गई, जिसकी निशानदेही पर विस्फोटक पदार्थ पकड़े गए, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, और लखनऊ में अभी जो थोड़ी देर पहले छापेमारी हुई है IIM रोड पर डॉक्टर परवेज अंसारी, इनका एक इंटर कनेक्शन निकल करके सामने आया है कि ये लोग आतंकवादी संगठनों को विस्फोटक हथियार और टेरर फंडिंग इत्यादि करवाते थे। लगातार जो इनपुट मिल रहा था उस पर छापेमारी चल रही। डॉक्टर साहिब की गिरफ्तारी के बाद से टीम देखिए यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो छापेमारी की प्रक्रिया है वो जारी है। जी बिल्कुल, देखिए पुनीत, आपने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई है हमारे दर्शकों को कि आखिर वहां पर किस तरीके से टीम्स मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि ये लोग परवेज अंसारी जो मकान मालिक, वहां पर किस तरीके से ये लोग कब से रह रहे थे और क्या इनके बारे में और जानकारियां जुटाई जा चुकी हैं अभी तक? अभी घर का पता जो है वो नहीं लग पाया है। टीम यहाँ पर ट्रेस कर रही है। यहाँ पर सबसे की जो इन लोगों का पेशा था फिलहाल वो डॉक्टरी का था, चाहे वो डॉक्टर परवेज अंसारी हो। IIM रोड पर उनका क्लिनिक था। डॉक्टर आदिल, जिसकी गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई, जम्मू कश्मीर में उसने डॉक्टरी की पढ़ाई करी और उसके बाद वो सहारनपुर में हॉस्पिटल चला रहा था। इनके साथ यानी कि डॉक्टर जो लेडी है इसके साथ में जो मुजम्मिल डॉक्टर पकड़े गए फरीदाबाद में, उनका भी पेशा डॉक्टरी का था। एक बड़ा नेक्सस आतंकवादी संगठनों ने तैयार किया जिसमें ऐसे लोगों को टारगेट किया जो पढ़े लिखे हों, जो व्हाइट कॉलर हों, जिन पर कोई शक न कर सके, और इसके लिए बेहतर पेशा चुना डॉक्टरी। और उसके आड़ में ये लोगों का इलाज करने के साथ साथ कहीं ना कहीं जैसे मोहम्मद जैसे संगठनों की मदद कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनपुट जो मिला है, ये लोग टेरर फंडिंग करते थे, विस्फोटक पदार्थ इत्यादियों की जो सप्लाई होती थी, नए ठिकाने की तलाश होती थी, ये सारी व्यवस्था करना इन लोगों का काम था। और लगातार इसी क्रम में छापेमारी चल रही है। राजधानी लखनऊ में भी आप देखिए किस तरीके से पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। लोगों के हालांकि आसपास हुजूम भी है, लोग थोड़ा सकते में भी हैं कि इस तरीके की बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग हमारे ही और आपके बीच में रह रहे थे। लेकिन NIA की टीम, ATF की टीम लगातार राजधानी लखनऊ में, मुजफ्फरनगर में, शामली में, यूपी पश्चिम के कई जिलों में छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में आप लखनऊ के लालबाग क्षेत्र में ये छापेमारी देख रही हैं, जो फंदारी बाजार चौकी अंतर्गत आता है, कैसरबाग थाना क्षेत्र ये लगता है। पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। जो जांच एजेंसियां हैं, उनके जो ऑफिसर हैं, वो लगातार डिस्कस कर रहे हैं और छापेमारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो शाहीन का घर है एग्जैक्ट वो नहीं पता लग पाया है पुनीत, जैसा
जैसा कि आप बार बार बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप वहां पर टीम्स भी दिखा रहे हैं जो कि लगातार छापेमारी कर रही हैं, और ये समझा जाए पुनीत कि क्योंकि ये लोग के स्लीपर सेल्स तो इन्हें नहीं कह सकते, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट था, इनके ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, ये लोग आपस में ब्रीफिंग कर रहे थे, तो ये स्लीपर सेल तो नहीं हुए, यानी कि और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि कई लोग स्लीपर सेल्स भी होते हैं क्योंकि इनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन थी और इसीलिए अब ये लोग हाथ लग चुके हैं, तो पूछताछ के जरिए और लीड्स मिलने की संभावना है। देखिए, सीधे तौर पर इन्हें स्लीपर सेल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये लोग किसी भी आतंकवादी घटना को, बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के लिए टेरर फंडिंग का इंतजाम करते थे। विस्फोटक पदार्थों को आपने देखा कि हरियाणा में कई जगह विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए हैं, और जो इनके संगठन में नए लोग आते थे उनके लिए नए ठिकानों की व्यवस्था करते थे। यानी कि ये लोग मेन लोग थे जिनका काम था कि अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको कहाँ छिपाना है, अगर कोई विस्फोटक पदार्थ आता है तो उसको कहाँ छिपाना है। डॉक्टर शाहीन 4 से AK-47 बरामद हुई है, तो इनके जो मंसूबे थे वो काफी खतरनाक थे, और लगातार NIA ATS छापेमारी कर रही थी। शायद इसी हड़बड़ाहट में कल दिल्ली में ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है, लेकिन लगातार अपनी छापेमारी NIA और ATS ने जारी रखी है। जो पुलिस बल है, पर्याप्त पुलिस बल भी यहाँ पर आ चुका है, और जो पुलिस के अधिकारी हैं, इनके साथ ATS के लोग हैं, NIA के लोग हैं, ये लगातार यहाँ पर अपनी जो जांच है वो कर रहे हैं। हालांकि इस बात को समझना होगा कि आतंकवादी संगठनों के भी जो कार्य करने का तरीका है उसमें काफी बदलाव हुआ है। देखिए, सीधे तौर पर इन्होंने डॉक्टर पेशे से संबंधित लोगों को चुना जिनसे लोगों का शक न जाए। वो लोगों की सेवा भी करते थे, लेकिन ऐसे लोगों को टारगेट करते थे। बिल्कुल पुनीत, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि वहां से गाड़ियां भी निकल रही हैं, लोग भी आ जा रहे हैं, क्या लोगों को नहीं रोका गया है अभी जहां पर छापेमारी चल रही है? कितनी दूर पहले आप लोगों को रोका गया है ताकि आगे छापेमारी हो सके? देखिए, इन तंग गलियों के बीच में ही डॉक्टर शाहीन का मकान बताया जा रहा था कि इसी में कहीं वो रहती थी, जिसको ट्रेस किया जा रहा है। और फिलहाल NIA के पास में इनपुट है, वो अपनी जांच कर रहे हैं। लोगों को नहीं रोका गया है, लेकिन टीमें लगातार अपनी कार्यवाही कर रही हैं, और रोड पे यानी कि गली के बाहर मीडिया को भी रोक दिया गया है। अभी किसी भी बात की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन सुबह से ये इनपुट मिल रहा था कि आज राजधानी लखनऊ में और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी होगी। जो डॉक्टर शाहीन डॉक्टर मुजम्मिल के साथी हैं, उनका उत्तर भारत का कनेक्शन निकला था। उस कनेक्शन में आज लखनऊ के IIM रोड पर परवेज अंसारी के यहाँ भी छापेमारी हुई है। डिजिटल एविडेंस बरामद हुए हैं, लैपटॉप मिला है, पेन ड्राइव मिली है, कई ऐसी बुक्स मिली हैं जिनमें बहुत कुछ है। उनको अपनी कस्टडी में ले लिया है NIA ने, लेकिन अभी तक की मीडिया को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जाहिर तौर पर इनका डायरेक्ट इनपुट था और उसी क्रम में छापेमारी चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि सेंसिटिव मैटर है और ऐसे में पुनीत हम लोग भी अपनी जिम्मेदारी जानते हैं कि किस तरीके से चीजें कॉन्फिडेंशियल रखनी है, क्योंकि सुरक्षा का मामला है। लेकिन इसी के साथ क्योंकि आप बता रहे हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हो रहे थे, फंडिंग का, टेरर फंडिंग का, क्योंकि ये लोग काम करते थे, तो कैसे लेन देन ये सब भी क्या ट्रेस किया जाएगा? क्योंकि कहाँ से पैसा आ रहा था, कहाँ जा रहा था और कितनी मात्रा में आ रहा था, ये भी बड़ा सवाल हो जाता है। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर पुलिस को इनपुट मिलता है कि जाहिर तौर पर एक बड़ा आतंकवादी संगठन का एक गिरोह काम कर रहा है। जब इसकी कड़ी की जांच शुरू करी जाती है, तार से तार जोड़े जाते हैं, तो ये कनेक्शन उत्तर भारत तक निकलता है। उत्तर भारत के यूपी पश्चिम के कई इलाकों में निकलता है, कई जिलों में निकलता है, यहाँ तक कि नेपाल बॉर्डर जो यूपी से सटा हुआ है वहां तक इसके कनेक्शन पाए जाते हैं। लेकिन इस बार NIA भी हैरान है, ATS भी हैरान है, क्योंकि इन लोगों ने ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया है जो सफेद पोस्ट हैं, व्हाइट कलर हैं, जिन पर शक नहीं किया जा सकता, जिनका पेशा डॉक्टरी का है। लेकिन जब भी उनको मौका मिलता था, वो एक उन्होंने पर्सनल ऐप बना रखी थी, उसके माध्यम से लगातार ऐसे युवाओं को ट्रेस करते थे जिनको स्लीपर सेल के लिए तैयार किया जा सके। और कहीं ना कहीं जब छापेमारी ज्यादा होने लगी तो उसी हड़बड़ाहट में दिल्ली में जिस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है, तार लगातार जुड़ते जा रहे हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसी हैं, उसके जो अधिकारी आए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं जांच पड़ताल कर रहे हैं। बिल्कुल बड़ा पुनीत, देखिए आप शाहीन के घर के बाहर तो है ही पुनीत, आप वहां पर लगातार इंफॉर्मेशन दे ही रहे हैं हमें, लेकिन क्योंकि लखनऊ में और भी जगह पर अलर्ट जारी किया गया है, किस तरीके से आपको मौजूदगी देखने को मिल रही है जगह जगह?
देखिए सीधे तौर पर यूपी में हाई अलर्ट है और यूपी के राज्य से जो भी सीमाएं सटती हैं वहां से आने जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग करी जा रही है। इसके अलावा जो जिले के बॉर्डर्स हैं वहां पर भी चेकिंग अभियान चल रहा है। बाहर के नंबर की जो गाड़ियां हैं उनको विशेष रूप से चेक किया जा रहा है। लोगों से अपील करी जा रही है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध वस्तु की अगर आपको सूचना मिलती है या दिखाई देती है या कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई देता है जिसके ऊपर आपको शक हो तो तत्काल 112 मिलाएं या अपने नियरेस्ट पुलिस बूथ पर या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में सूचना दें। लोगों को से अपील करी गई है कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है लेकिन सचेत रहने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से आप देखिए छापेमारी हो रही है, देखिए अब सुरक्षा बलों के लिए ये भी एक चैलेंज है क्योंकि इलाका ऐसा है तो वहां पर आसपास के लोग पैनिक ना करें, ये भी सुनिश्चित करना होगा। ठीक है पुनीत, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे अपडेट लेती रहूंगी। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे क्योंकि लगातार दिल्ली विस्फोट पर चर्चा हो रही है कि आखिर दिल्ली में लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ उसमें किस तरीके से अब हर एक क्योंकि एंगल से जांच की जा रही है। लगातार छापेमारी हो रही है, कई डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के जरिए जो लीड्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई भी चल रही है। इस बीच देखिए बढ़ते हैं आगे क्योंकि आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के आखिरी चरण का आज शंखनाद हो चुका है। दूसरे और आखिरी चरण के लिए सुबह 7 बजे से बिहार की 122 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। दूसरे फेज में गाजी, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, बांका, जमुई, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में वोटिंग जारी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1165 पुरुष और 136 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार शामिल है। इस चरण में 3.7 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डालने के पात्र हैं, जिनमें 1.95 करोड़ पुरुष और 1.74 करोड़ महिलाएं शामिल है। तो देखिए बिहार चुनाव का दूसरा चरण आज है और दूसरे चरण के लिए देखिए 122 सीटों पर मतदान हो रहा है। मैदान में 1302 उम्मीदवार हैं। बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस के लिए बड़ी परीक्षा है क्योंकि इसी चरण से वो सीटें आती हैं जहां पर साख का सवाल है और ऐसे में 2020 से बेहतर प्रदर्शन पार्टी कर पाती है कि नहीं ये देखना होगा क्योंकि आरजेडी के लिए भी बड़ी चुनौती है, कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती है और बीजेपी के लिए भी साख का सवाल है क्योंकि इससे पहले जो चरण हुआ उसमें जेडीयू के लिए साख का सवाल था, लेकिन इस बार जो दूसरा चरण हो रहा है उसमें बीजेपी के लिए भी साख का सवाल है और प्रदर्शन किस तरीके से बेहतर किया जाता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। और इस बार दूसरे चरण में कितनी फीसदी वोटिंग होती है, वोटिंग प्रतिशत क्या रहता है, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा किंग मेकर की भूमिका निभा सकता है क्योंकि लोग जागरूक हैं, मतदान के लिए निकल रहे हैं। पहले चरण में हमने देखा किस तरीके से मतदान हुआ और आज दूसरा चरण 122 सीटों पर मतदान हमारे साथ है। विकास का मुद्दा पर सब लोग, पूरा जनता यहाँ आवाम एकदम एकजुट है, गरीब गुरबा सब। लेकिन भाजपा समर्थित गुंडे, कुछ असामाजिक तत्व मिलकर डिस्टर्ब कुछ बूथ को कर रहे हैं। हमारा वोटर को रोका जा रहा है। जैसे कि कुटरी एक गांव है, वहाँ पर बूथ है तुल्लापुर एक गांव, उस गांव में हमारा गाड़ी भी 2 तोड़ा गया था। मेरे समझ से फर्स्ट फेज से ज़्यादा यहाँ पर टर्नआउट होगा और उसमें महिलाएं, शेड्यूल कास्ट के लोग ज़्यादा होंगे क्योंकि इस इलाका में काफ़ी काम हुआ है और हम केंद्रीय मंत्री के रूप में मगध के लिए, बिहार के लिए 2 टेक्नोलॉजी सेंटर सैंक्शन किया है, 7 को एक्सटेंशन सेंटर काम किया है। ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हब्स बना दिया है, एक्सपेरिमेंटल। देखिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है द्वितीय चरण के लिए और सभी जगह से जो खबर आ रही है उससे मन हमारा या हमारे जो एनडीए के पक्ष के नेता हैं उनका गदगद है क्योंकि जो हम सबकी उम्मीद थी उससे भी ज्यादा जनता एनडीए के पक्ष में मतदान कर रही है
और समाज के सभी वर्ग के लोग एनडीए के पक्ष में वोटिंग कर रहे हैं। खासकर महिलाओं में एनडीए के लिए तो जबरदस्त रूप से उत्साह है, इसलिए बहुत ही अच्छी खबर हमारे लिए एनडीए के लिए है। देखिए, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चलिए इसी पर अपडेट ले लेते हैं। अभिषेक आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? दूसरा चरण 122 सीटों के लिए जो मतदान हो रहा है, क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? कौन कौन से बड़े शहरों ने मतदान कर लिया है अब तक? बिल्कुल उन्नति, जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले जो पहला चरण का जो चुनाव था, कितने शांति माहौल तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। हालांकि दूसरे चरण का चुनाव जो है सुबह 7 बजे से लगातार जो वोटिंग जो है वो जारी है। ऐसे में अगर 1 बजे के अपडेट अगर मैं बता दूं तो 1 बजे जो है वो 50 से ज़्यादा 51% के लगभग में जो है वोटिंग आंकड़े जो है वो नज़र आ रहे हैं। आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी कुछ ही समय अभी और बाकी है, और भी आंकड़े जो है वो बढ़ने वाली है। ऐसे में जिस तरीके से न्यू वोटर्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह में नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार उनके क्योंकि आपने देखा कि पिछले बार जिस तरीके से एसआईआर का जो मुद्दा हुआ था तो कई सारे ऐसे नए वोटर्स जो हैं उसमें वंचित रह गए थे। लेकिन इस बार जो है एसआईआर का जब जिस तरीके से प्रोसेस जो चला है उसके बाद जो नए वोटर्स को भी कहीं ना कहीं सामने रखा गया है, उनको भी वोट डालने का मौका मिला है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा उत्साह में भी हैं लोग, कतार में लगे हुए हैं। जो अपने क्रमबद्ध में जो जिस तरीके से वोटिंग डाली जाती है उस तरीके से वो लोग लगातार जारी की वोटिंग डाल रहे हैं। अभी जगह जगह पे अगर मैं बात करूं, अभिषेक देखिए, क्योंकि आज साख का सवाल बीजेपी के लिए, जीतन राम मांझी के लिए, तो किस तरीके से जो प्रत्याशी हैं वो उत्साहित हैं? क्या हौसला अफजाई आज के दिन किया जा रहा है? देखिए उन्नति, जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने जो बताया है कि हम लोग जो हैं पूरे अच्छे तरीके से मजबूती के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। हालांकि आरजेडी जो है वो लगातार इसको ये कह रही है कि हम लोग जो है वो हमारी जो उन्होंने जो प्रोसेस जो लगाया है, जो उन्होंने मैनिफेस्टो जो दिया है, उसके आधार पे हम लोग काम करेंगे सरकार बनने के बाद। क्योंकि जिस तरीके से जंगल राज जो वहाँ पे चल रहा है, जो वहाँ पर भ्रष्टाचार जो हो रहा है नीतीश कुमार की सरकार में, तो ऐसे में बहुत बड़ा एक फैक्टर बना हुआ है। इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव जो है दोनों ही पार्टियों के लिए आसान नहीं रहने वाला है। उन्नति, ये बात आपको समझना होगा, क्योंकि पिछले बार जिस तरीके से नीतीश कुमार जो कह रहे थे कि जो आज दिलचस्प ये चुनाव बना हुआ है और क्या वोटिंग प्रतिशत आता है मतदान खत्म होने तक, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।